हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मी आदरणीय ज्योती भाभीजी यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं। याचबरोबर अथांग भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांनाही विनंती करतो की कृपा करून आपण दीप प्रज्वलनाचा प्रारंभ करावा। सौ गांधी पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांनाही या ठिकाणी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी या समारंभाला आदरणीय सुदर्शन भाई, धन्यवाद।
मित्रहो, स्वातंत्र्यपूर्व तो काळ आजच्या इतका सर्व सुविधायुक्त व सोपा मुळीच नव्हता. एकीकडे आपल्या पूर्वजांचे, आजी आजोबांचे मर्यादित संसाधनावर कसेबसे जगणे, तर दुसरीकडे ब्रिटिश सरकारकडून केले जाणारे शोषण. पारतंत्र्यातल्या किती त्या घटना, स्वातंत्र्याच्या निर्मितीसाठी जालियनवाला बाग सारख्या बागेत काही उद्भरलेले हुंकार, दबलेले श्वास, विरमगाम पासून ब्रिटिशांनी लादलेल्या जकाती विरुद्ध सुरू झालेल्या सत्याग्रहापासून सामान्य शेतकऱ्यांच्या श्वासाची कोंडी फोडणारा चंपारण सत्याग्रह, मिठावर लावलेल्या कराच्या विरुद्ध दांडी यात्रा व पुढे देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत किती काही आपल्या पूर्वजांनी सहन केले असेल. या सगळ्या अन्यायाला सत्याची परिभाषा, मानवतेची भाषा, त्याचं एक स्वरूप देण्याचं ज्यांनी कोणी काम केलं असेल त्या महान व्यक्तीचं नाव होतं महात्मा गांधी. मित्रहो, 2 ऑक्टोबर 1869 ते 2 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतचा हा 150 वर्षाचा काळ भारताला किती काही देऊन गेला. महात्मा गांधी नावाची एक अहिंसेची विलक्षण शक्ती संपूर्ण जगाने अनुभवली. दक्षिण आफ्रिकेपासून सुरू झालेला हा मानवतेचा लढा पारतंत्र्यात खितपत पडलेल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देत मार्गस्थ झाला. 2018 हे महात्मा गांधी आणि कस्तुरबा गांधी यांचे हे 150वे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येनिमित्त खरं म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारताचा हा कालावधी, त्याच्यानंतर महात्मा गांधींचं योगदान, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता आमची भूमिका आणि कर्तव्य कोणती ही समजून घेण्यासाठी आपण प्रत्यक्षात महात्मा गांधी यांचे पंतू श्री तुषार गांधी यांनाच या ठिकाणी पाचारण केलेलं आहे. काही गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी मला आवर्जून करावा लागेल, काही माहिती या ठिकाणी आवर्जून तुमच्याशी शेअर करावी लागेल. मित्रो, भारताची आजची लोकसंख्या जी आहे तो सेन्सेक्स असा सांगतो की जवळपास 130 कोटीच्या घरात आहे. आणि यातील युवकांची जी संख्या आहे 0 ते 40 वय वर्ष गट ज्याला म्हणता येईल आपल्याला, ती संख्या 67% घरात आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारतातील 0 ते 40 या वयोगटातील संख्या, लोकसंख्येची आहे ती जवळपास 67, आणि हे उरलेले जे काही 30 कोटीतले वरचे 17%, साधारणतः ही 82 ते 85 कोटीच्या घरात आहे. आपण कल्पना करूयात की यातील 0 ते 20 वर्ष वयोगटातली जी लोकसंख्या ती बाजूला ठेवूयात, 20 ते 40 वर्ष वयोगटातील जी लोकसंख्या आहे ती जर लोकसंख्या काढली तर साधारणतः भारतामध्ये आपण 52 कोटीच्या घरात आपण ही लोकसंख्या घेऊन आहोत. खरं पाहिलं तर जगाच्या तुलनेत सगळ्यात तरुण असलेला हा देश म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातं. ती गौरवाची एक गोष्ट पण आहे. नवनिर्मितीची प्रचंड क्षमता, की एकीकडे रोजगाराची संधी, दुसरीकडे शहरांची लागलेली स्पर्धा, तिसरीकडे ओस पडत चाललेली खेडी, आणि या खेड्यांमध्ये जे काही सगळे शेतीवर, शिवारावर अवलंबून आहेत त्यांची पडत चाललेली तुकडी, कुटुंबाची होत असलेली विभागणी, ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये कोलाहलामध्ये आमचा युवक वर्ग जो आहे, जो तरुण देशाचं प्रतिनिधित्व करत आहे, तो कित्येक पटीने होरपळून निघत आहे. एका विध्वस्त, एका वेगळ्या वळणावर उभा टाकलेला अशा या अस्वस्थतेच्या वातावरणामध्ये, अशा एका आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये जिथे महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यापूर्वी सांगितलं होतं की खेड्याकडे चला, जी काही आपली उपजत संसाधनं आहेत, जी काही शेती आहे, त्या शेतीला पूरक असलेले उद्योग जर आपण सावरली तर नकळत भविष्यातील जी काही रोजगाराची आव्हान निर्माण होणार ती नीट नेमाने सगळा जपलेला आहे. गांधी हे त्यांचं प्रचंड गाजलेलं पुस्तक. दांडी मार्चचे, अमृत महोत्सवी मार्चचे त्यांनी नेतृत्व केले. खरं म्हणजे प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी हा एक वेगळा विषय त्यांनी घेतला. ते सुद्धा रोजगाराच्या निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला कुठलं तरी कसं वांगी असलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. काही काळ त्यांनी त्याच्यामध्ये सेवाही केली प्रिंटिंग ऑफिसमध्ये त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर स्वतंत्रपणे चळवळीला त्यांनी वाहून घेतलेला आहे. महात्मा गांधी फाउंडेशन मुंबईचे जे अध्यक्ष आहेत, ऑस्ट्रेलियन इंडियन्स रुरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे ते अध्यक्ष आहेत. याचबरोबर दुसरं जे व्यक्तिमत्व या ठिकाणी अध्यक्षांच्या रूपाने आपल्याला लाभलेलं आहे ते आहेत आदरणीय सुदर्शनभाई अय्यंगार, गांधी रिसर्च फाउंडेशनचे ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टरपैकी एक सदस्य आहेत. तुम्हाला सांगायला मला अतिशय आनंद होत आहे की बडोद्याच्या आपल्या सयाजीराव गायकवाड युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी एम.ए. इकॉनॉमिक्स गोल्ड मेडलच्या याच्यातून सुवर्ण पदक घेऊन उत्तीर्ण केलेलं आहे. इरिगेशन इकॉनॉमिक्स हा त्यांचा विषय आहे. उभं सगळं तारुण्य त्यांनी आयुष्य जे काही आहे सगळं चळवळीला त्यांनी अर्पण केलेलं आहे. या चळवळीबरोबर ठिकठिकाणी गांधी विचारांचा वसा काही निर्माण करता येईल का, युवकांना काही प्रेरित करता येईल का, दिशा देता येईल का, हा सातत्यानं प्रयत्न त्यांनी
आपल्या कृतीच्या माध्यमातून सुरू केलेला आहे. तामिळ, कन्नड, गुजराती, इंग्रजी, हिंदी आदी भाषांवर त्यांचं प्रभुत्व आहे. 90 संशोधन पेपर त्यांचे प्रसिद्ध झालेले आहेत. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सायन्स सुरतचे ते संचालक राहिले आहेत गुजरात विद्यापीठाचे. तर 2 वेळेस कुलगुरू म्हणून त्यांनी टर्म त्या ठिकाणी आपली भूमिका जी आहे ती बजावलेली आहे. 2 वेळेस सतत कुलगुरू म्हणून गांधींनी जे विद्यापीठ स्थापन केलेलं आहे त्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडलेली आहे. या त्या पॅनलमध्ये आदरणीय सुदर्शनभाई या ठिकाणी आहेत. धरमपूर वलसाडच्या जवळ एक संस्था आहे. त्या संस्थेच्या मध्ये स्वतः त्या ठिकाणी मी आदरणीय तुषारभाईंना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी या विषयाला चर्चेला सुरुवात करा. नेहमीप्रमाणे मी पहिलाच आपल्या सर्वांची एक प्रार्थना करतो की मी मराठीत बोलू शकतो, पण मराठीत प्रवचन करण्याएवढी माझी मराठी शुद्ध नाही आहे. म्हणून आपली परवानगी असेल तर मी हिंदीत आपल्याशी बोलतो. ये विषय मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा जब सुदर्शन भाई ने मुझे ये कहा कि इस विषय पे आज हम बोलेंगे, तो मैंने कहा कि चलो यार जान छूटी, क्योंकि गांधी जयंती के ऊपर सिर्फ बापू के बारे में ही बोलने के लिए सबको लगता है कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मैं और कुछ बात ही नहीं कर सकता. तो आज मुझे ये मौका मिला है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है. हमने ये आज समझना पड़ेगा कि बापू, गांधी जी, पंडित जी, भगत सिंह, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारी जो दिग्गज व्यक्तियां हैं वो हो चुकी, वो हमारे भूतकाल में बहुत पराक्रमी, वीर और असरकारक व्यक्तित्व रहे. लेकिन हमें आज की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उनको जो करना था वो करके वो चले गए. क्या हम उन लोगों के लायक आज हैं, ये प्रश्न हमें सताना चाहिए. क्योंकि अगर हम उनके लायक नहीं है तो फिर हमें ये अधिकार भी नहीं रहता कि हम उनकी भक्ति का नाटक करें कि 2 अक्टूबर को बापू और कोई और तारीख को कोई और, वो सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा अगर हम उनकी जो धरोहर है उनके लायक साबित ना हो. मुझे इस अवसर पर हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है. हम लाए हैं तूफान से कश्ती संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. वो बहुत मार्मिक एक संदेशा था, क्योंकि जो होना था उस तूफान में से बचाकर तो हमें आजादी की कगार में लाके छोड़ दिया उन्होंने. उसके बाद जिम्मेदारी आजाद देश के हर नागरिक की बढ़ जाती है कि उस देश को किस तरह से वो आगे ले जाए. अभी आपने सुना कि हम एक बहुत नौजवान राष्ट्र है. नौजवानों की आबादी हमारे राष्ट्र में बड़े पैमाने पर है. बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि वो नौजवानों की आबादी जो होती है वो भटक भी सकती है, क्योंकि वो निश्चित आजाद अपने में खोए हुए खो जाने वाली उम्र भी होती है, खेल कूद में खो जाने वाली उम्र भी होती है. और 30, 20, 25 से 40 की जो उम्र कही वो एक तरीके से खुदगर्ज उम्र भी हो सकती है. मेरा जीवन मैं कैसे इसको बनाऊं, सिर्फ मैं के अंदर वो सीमित हो जाने वाला जीवन भी बन सकता है. अगर 100-110 साल पहले के जो नौजवान थे उन्होंने ये सोचा होता कि भाई अभी तो मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, देश की सेवा के लिए अभी मेरी उम्र नहीं है, तो हम क्या आजाद हो पाते थे? 100 गांधी भी खड़े हो जाते थे तो भी अगर उस वक्त का युवा उनके पीछे खड़ा नहीं हो जाता और अपने जीवन के कुछ साल इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान करने का जज्बा लेके नहीं आता, तो क्या हम आज़ाद हो पाते थे? और अगर बस इतने ही थोड़े सालों पहले हमारे वहाँ ऐसी एक प्रजा थी जो अपने से पहले राष्ट्र के बारे में सोचे, तो वैसा क्या हो गया कि आज हमारे सामने ये समस्या आ गई है कि राष्ट्र की धरोहर या राष्ट्र की धुरी कौन संभाल के आगे ले जाएगा? क्यों हम नेताओं पे निर्भर हो गए हैं प्रजासत्ताक होने के बावजूद?
ये प्रश्न हमने अपने आप को पूछना चाहिए। और अगर ऐसी प्रजा हमारे राष्ट्र की हो जाती है तो फिर क्या हम वैसे दिग्गज नेताओं के लायक रहते हैं या हम उसके लिए नालायक ठहरे जाएंगे? वक्त हमें एक नालायक प्रजा के रूप में देखेगा। ये चिंता हम सबको होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसका विचार ऐसी ही तारीखों पे करना चाहिए, क्योंकि इसी तारीखों पे हमारे अंदर एक चेतना जागरूक होती है जो उस वैसे दिग्गज नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित होती है उस वक्त। इसलिए ये हमें बहुत गंभीरता से ये बातें सोचनी होती। जलगांव के लिए कहा जाता है कि बदलाव के लिए हमें फौज की जरूरत नहीं है, बड़े पैमाने पर लोगों की तादाद की जरूरत नहीं होती। एक इंसान भी अगर जिद कर ले और सत्य और निष्ठा और प्रामाणिकता से उस मकाम पे पहुंचने के लिए जिद्दोजहद करे तो वो बदलाव ला सकता है, वो क्रांति ला सकता है। जलगांव के शहर को ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस शहर में ऐसी जीती जागती मिसाल कुछ सालों पहले थी जिसने अपने उद्यम से यहाँ के समाज में और यहाँ के परिसर में एक उन्नति की क्रांति लाके दिखाई। बड़े भाऊ भगवानलाल जैन का उदाहरण आप सबके सामने जीवंत है। आप में से कैसे कई लोग हैं जिन्होंने उनको देखा है, उनके परिश्रम को देखा है, उनके संघर्ष को देखा है और उनके संघर्ष की सफलता को भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं। ऐसे जो हमारे मॉडर्न इंडिया की जो आदर्श हैं, उनसे हमें प्रोत्साहन लेना चाहिए, उनसे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम में कितना दम है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सारे जो बड़े लोग हैं, उनकी प्रेरणा यही है कि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा कर दें और हम जिम्मेदार हों। इस मुल्क की जिम्मेदारी उसके हर नागरिक की होती है, सिर्फ पंतप्रधान या राष्ट्रपति की नहीं है, या कैबिनेट मिनिस्टरों की नहीं है, या हमारे एमएलए और एमपीज की नहीं है। वो तो सत्ता का भोग करते हैं। जिम्मेदारी हमारी है इस मुल्क की कौन सी दिशा होगी, इस मुल्क का प्रवास किस तरफ होगा, वो सुनिश्चित हम लोगों ने करना होगा। उस यंत्र के अंदर दम और ऊर्जा भी हमने ही प्रेरित करनी पड़ेगी, हमारी सेवा से, हमारी जिसे हम कोई भी स्वार्थ विहीन सेवा कहते हैं, वैसी सेवा करके हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे स्वतंत्रता पूर्व हर स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी सेवा, अपनी कर्तव्य को समझा था। मुझे याद आता है दांडी कूच का एक नज़ारा, जब बापू ने दांडी कूच की सूचना देश को दी, तब कई नवयुवान उसमें शामिल होने के लिए तत्पर हो गए। बंबई यूनिवर्सिटी में दो नवयुवान थे जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, तबीब बन रहे थे। उन्होंने ठाना कि नहीं, इस सत्याग्रह में तो हम जाएंगे, हमें जाना ही अवश्य, इसमें हम भाग लेंगे। पर फाइनल ईयर था और इम्तिहान का वक्त था, तो वो अपनी कॉलेज के डीन के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, छुट्टी दीजिए, हम इसमें शामिल होने जाना चाहते हैं। डीन ने कहा तुम्हारा सर फिर गया है, अभी 2 महीने के अंदर अंदर तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ पहुँचाया है और तुम चले जाओगे तो क्या होगा? तो बोले हमें 2 महीने की छुट्टी दे दीजिए, हम वापस आके पढ़ाई शुरू कर देंगे। डीन अंग्रेज था, उसने कहा कि नहीं जा सकते। तो उन विद्यार्थियों ने उसके मुंह पर अपने दाखिले को फेंक के मारा और बोले ले जा, तेरी पढ़ाई हमें नहीं करनी, हम तो जाएंगे। और वो गए राष्ट्र की सेवा करने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी की उन्होंने कुर्बानी दी। हम उन कुर्बानियों की पूजा करते हैं जहां लोग शहीद हो जाते हैं, पर वो कुर्बानियां भी कोई कम नहीं है जहां वो लोग अपनी जिंदगी के मकसदों की शहादत देते थे और फिर उसके अंजाम के साथ उनको पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। उसके बाद उसके साथ उनको पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। वो कुर्बानियां कोई कम महत्व की नहीं होती है। उनकी कुर्बानियों को भी हमने सराहना और समझना चाहिए और उनको सराहने की एक ही तरीका है कि हम
वैसे रास्ते पर चले, उनका अनुकरण करें। हम सबको अपनी जिंदगियों को कुर्बान करने की जरूरत भी नहीं कि हम सब अपनी नौकरियां छोड़ दें, अपनी पढ़ाई छोड़ दें और देश सेवा में लग जाए। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हमारा थोड़ा सा वक्त अगर निस्वार्थ सेवा में हम देना शुरू कर दें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और ये हम सब की क्षमता में, हम सब ये कर सकते हैं। हमारे लिए आज सबसे शर्म की बात यह है कि पिछले 4 सालों से हर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी को लाल किले से हमको स्वच्छता के बारे में कहना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। क्या हम इतने जाहिल लोग हो गए हैं कि इतनी बार हमें स्वच्छता का पैगाम मिलने के बावजूद हम स्वच्छ आदतें नहीं डाल सकते अपने आप में? कितनी बार झाड़ू लगाएंगे, कितनी बार वही जगह साफ करेंगे? क्या स्वच्छता का एक पहलू वो भी नहीं होता कि हम गंदगी करें नहीं, या पूरी जिंदगी फिर गंदगी साफ करने में ही निकाल देंगे और अगले दिन साफ किया हुई जगह को ऐसा प्रोत्साहन मानेंगे कि चलो अब इसको वापस गंदा करके दिखाएं? क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ऐसे सब उद्यमों के बाद गंदगी फिर वापस पैदा हो ही जाती है। इसका मतलब है हम ही लोग वो गंदगी पैदा करें, और इसका मतलब है कि हमने प्रधानमंत्री से सिर्फ एक ही बात सीखी कि झाड़ू लो के झाड़ू मार, पर अपने परिसर, अपने शहर, अपने गांव, अपने इलाके को साफ रखने की वृत्ति वो हमारे अंदर सींच नहीं सके। तो क्या आप मोदी साहब को सबके घर पर जाके ये कहना पड़ेगा हाथ जोड़ के कि कचरा मत फेंको? तो स्वच्छता अभियान के बाद कचरा मत फेंको अभियान, यानी बच्चे को जैसे 12 खड़ी सिखाते हैं एक के बाद एक, वैसे हमको सामाजिक हमारी जो ड्यूटीज है वो एक के बाद एक सिखानी पड़ेगी। ऐसी अवस्था हमारे समाज की आ गई है, ये हमने सोचना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र का ये गौरव है जो कोई दुनिया के किसी और राष्ट्र को नहीं मिला कि सदियों से हमारे राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जो सदियों तक मिसाल बनकर रह गए। आप गिनिए, आप थक जाएंगे गिनते गिनते ऐसे व्यक्तियों को जो आज तक सैकड़ों सालों के बाद भी पूजनीय और वंदनीय रहे। कौन से मुल्क को ऐसी धरोहर मिलती? तो क्या फिर हम आज उस धरोहर के लायक रहे हैं? क्या हम आज उन व्यक्तियों की पूजा करने के लायक रहे हैं? ये प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, और ये प्रश्न हमारे लिए एक लज्जा का विषय था कि क्या हुआ कि इतने छोटे समय के अंदर हम में ऐसा एक परिवर्तन आया। हम करप्शन के बारे में बहुत बोलते हैं, हमेशा करप्शन के बारे में दोष देने में हम माहिर होते हैं। ऐसे बरतते हैं कि करप्शन मेरे सिवा पूरा राष्ट्र करता है। पर मैं हमेशा देखता हूं कि मोटर बाइक पे हेलमेट पहने बिना का युवा जब उसे पुलिस पकड़े तो पुलिस की कीमत देता है, फाइन नहीं देता। उसके लिए पुलिस बिकाऊ हो जाती है। अगर पुलिस के हवलदार की एक कीमत होती है तो इकोनॉमिक्स में तो वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन होता है कि जैसा ओहदा बढ़े वैसे कीमत बढ़े। तो फिर सब लोग जो करप्शन करते हैं उनकी कीमत वाजिब हो जाती है ना, कि हर किसी के मत्थे पर आप उनकी कीमत का प्राइस टैग लगा देते हो। तो जिसकी जैसी जरूरत वैसे पैसे वो दे देता है और अपना काम करवाता है। तो फिर करप्शन कौन करता है, इसके ऊपर हमको प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या करप्शन रिश्वत लेने वाला ले करता है या करप्शन रिश्वत देने वाला करता है? और फिर वो देने वाला कहां तक जिम्मेदार होता है? वो हवलदार को 50 रुपया भी उतना ही गुनाह है जितना बड़े नेताओं को करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया देना। तो हमें क्या अधिकार होता है किसी और को कहना कि वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, जब हम ही उस तंत्र के सिपाही बन के रहते हैं, उस तंत्र को चलाने वाले बन के रहते हैं? तो हमें कौन सा अधिकार रहता है कि किसी और को हम उसके बारे में उसकी बुराई करें? ये सारे प्रश्न जो है, आज बापू हमारे समाज के लिए एक आईना बन के रह गए और वो बनना ही चाहिए।
ऐसा आईना जो हमें हमारा घिनौना स्वरूप दिखा सके और हमें डरा सके कि देखो तुम क्या बन गए, अब सुधारो इसको। ऐसी कोई जगह नहीं होती, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें से हम बदल ना सके, सुधर ना सके। ड्रग्स लेने वाला, मौत की कगार पे खड़ा हुआ एडिक्ट भी सुधर सकता है अगर वो दिल से ये तय कर ले कि नहीं अब बस, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं सुधर जाऊंगा और ये लत से छूट जाऊंगा। उसके पहले उसको कितनी भी दवाइयां आप दे दो, वो सुधरेगा नहीं। तो सुधरने का मनोबल हमारे खुद के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम अगर खुद को नहीं संभालेंगे, अगर हम खुद को सुधारेंगे नहीं, तो हम कभी भी समाज को, राष्ट्र को सुधारने के लायक रहेंगे नहीं। हमें हमारी लायकात ही नहीं रहेगी कि हम ऐसा कर सकें। ऐसी ये जो बातें हैं वो हमें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज वक्त की ये जरूरत है। एक युवा देश भटक भी सकता है, गैर जिम्मेदार भी हो सकता है, क्योंकि युवा अवस्था गैर जिम्मेदारी की होती है, स्वच्छंदी की होती है, मजा करने की। पर उन सब के साथ सेवा और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का जज्बा अगर नहीं मिलता तो फिर वो जिम्मेदाराना जिंदगी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें सबको अपने मुल्क को वचन देना पड़ेगा, अपने समाज को वचन देना पड़ेगा कि हम छोटी सी छोटी उम्र से ये काम करेंगे। स्वतंत्रता के पहले, दांडी कूच के बाद जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तब से देखे जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, तो जिम्मेदारी ना सिर्फ बड़ों ने ली थी, छोटों ने भी ली थी, बच्चों ने भी ली थी। एक वानर सेना नामक बच्चों की सेना बनी थी, जो सत्याग्रहियों के बीच संदेशे ले जाने और आदान प्रदान करने का काम करती थी। पुलिस को कभी शक ही नहीं आता था कि ये बच्चे जो खेल कूद कर रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों और सत्याग्रह का काम कर रहे हैं। वो वानर सेना ने उतना ही महत्व का भाग हमारे सत्याग्रह में लिया था। बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। आज ऑडियंस में बैठे बच्चों को भी मैं कहूंगा कि आजाद मुल्क की वानर सेना बनी है। जो बुराई दिख रही है उसको बताइए लोगों को, उनको रोकिए वो करते हुए। और जो आपको कहे कि चल तू बच्चा है, निकल जा यहाँ से, मुझे क्या बताता है, उसको बोलिए कि मैं बच्चा हूँ इसीलिए तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ है जो तुम्हें नहीं है, तुम बड़े हो गए तो भी अकल नहीं आई। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये हम बात करें और निखालसता से करें, लेकिन ये बात करने से पहले इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस बात के लिए आप किसी और को टोकते हो वो बात आप नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बापू लोगों को उनका अनुकरण सिर्फ उपदेश से नहीं करते। कोई भी चीज लोगों को कहने से पहले वो खुद के जीवन में उसको ओतप्रोत कर लेते थे और लोगों को उनका जीवन देख के ही ये समझ जाता था कि क्या करना है। बापू को शब्दों में वो कहना ही नहीं पड़ता था। जब स्वदेशी की बात की तो उनके शरीर पे विदेशी एक भी वस्तु नहीं थी, इसलिए लोगों को मानना आसान हो गया कि स्वदेशी से भी हम जी सकते हैं। त्याग की बात की तो उन्होंने अपना सब त्याग दिया। एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील, बहुत अमीर वकील, जिसने अपनी मर्जी से गरीबी को चुन लिया था और अपनी जिंदगी को गरीबों की जिंदगी बना ली थी। उस व्यक्ति को कभी किसी को परिग्रह करने के बारे में, बुराई के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों को यह एहसास होता था कि ये तो फकीर ही है, इससे ज्यादा फकीर कौन हो सकता है। तो इस तरह से अपनी जिंदगी को मिसाल बनाना पड़ेगा। गांधी जयंती हो, सरदार पटेल की जयंती हो, नेताजी की जयंती हो या पंडित नेहरू की जयंती हो, उन सबको अगर उनके कार्यों का अनुकरण करके हम श्रद्धांजलि नहीं देते हैं तो फिर ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि क्या हम उनके लिए लायक हैं या नहीं। और अगर हम लायक नहीं हैं तो ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी मजबूरी होगी, दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदर्श जीवनों को पहचानिए, सीखिए
और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। हम सब महात्मा नहीं बन सकते, इसलिए मैं बापू को कभी महात्मा नहीं कहता, क्योंकि जैसे ही हम उनको महात्मा कह दें तो उनको हम एक ऊंचे स्थान पर जाके छोड़ देते हैं और फिर अपने आप को ये तसल्ली दे देते हैं कि वो तो महात्मा थे इसलिए ये सब कर पाए, हम तो तुच्छ पामर जीव है, हम ये सब नहीं कर सकते। अगर बापू की भक्ति करनी है तो मोहन को पहचानिए, बापू को पहचानिए, और मोहनदास महात्मा कैसे बना वो जानिए और उसमें से कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो सफर था मोहनदास का महात्मा की तरफ का, उस डगर पे चलने का साहस दिखाइए, तब जाके इस खरे अर्थ में हम उस धरोहर के लायक कहलाएंगे। जय। कि कृपया आप इसका समारोह, और इसके साथ अपेक्षित ये भी है कि आप युवाओं में से कोई किसी के मन में कोई सवाल होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमने आपके पास हम माइक लेकर आएंगे, आपके मन में जो कुछ भी आज़ादी से लेकर बापूजी के बारे में कुछ सवाल होंगे तो आप वो भी हम आपसे अपेक्षित करते हैं। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।